नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय फलोदी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले कुछ वीडियोस में हम पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। नव पाषाण काल, जैसे ही हम ये शब्द पढ़ते हैं विद्यार्थियों, नव पाषाण काल, तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर नव पाषाण काल है क्या। तो विद्यार्थियों, जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल किसे कहते हैं? जो नव पाषाण है, ये शब्द नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द सर्वप्रथम, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो सर जॉन लुबाक के द्वारा किया गया। सर जॉन लुबाक की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो कि 1865 में प्रकाशित हुई। अपनी इस पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक ने नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब किया? 1865 ईस्वी में। माइल्स बर्किट का मानना है कि नव पाषाण काल की शुरुआत उस समय से होती है जब मानव ने कृषि कार्य करना, पशुओं को पालन करना, पत्थर के औजारों का आकर्षण और उन पर पॉलिश करना तथा मृद भांड बनाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात हम उस काल को नव पाषाण काल कहते हैं जब मानव ने कृषि करना सीख लिया, पशुओं को पालने लगा, पालतू बनाने लगा पशुओं को, पत्थर के जो औजार हैं उनको घिसकर और उनको पॉलिश बनाकर उन्नत ढंग से बनाने लगा पत्थर के औजार, और उसने मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन है वो बनाना शुरू कर दिया। उस काल को हम नव पाषाण काल कहते हैं। विद्यार्थियों, नव पाषाण काल के लिए वी गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मैक्स हिमसेल्फ, जो कि 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुई, मैन मैक्स हिमसेल्फ पुस्तक में वी गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल के लिए नव पाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है विद्यार्थियों कि नव पाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वी गार्डन चाइल्ड ने। और विद्यार्थियों, गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण क्रांति का शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि दुनिया में जो कृषि की शुरुआत थी वो नव पाषाण काल से ही हुई थी, और कृषि की शुरुआत के क्रांतिकारी महत्व को उजागर करने के लिए ही गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक में नव पाषाण जो संस्कृति है, नव पाषाण काल है, उसको क्रांति की संज्ञा दी है। नव पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नव पाषाण शब्द, विद्यार्थियों, जो नव पाषाण शब्द है नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द नियोलिथिकोस से हुई है। नियोलिथिकोस जो शब्द है यूनानी शब्द है नियोलिथिकोस, और ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। नियोस अर्थात नया या नवीन, और लिथोस अर्थात पत्थर, अर्थात नवीन पत्थर, नए तरह के पत्थर। इसका जो सम्मिलित है नव पाषाण, अर्थात पत्थर जो है उसका प्रयोग नए तरीके से किया जाने लगा। इस कारण इस काल को नव पाषाण काल, शाब्दिक रूप से नव पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। अब हम नव पाषाण कालीन स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, और यह इनकी जो अवस्थिति है ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम क्षेत्र के नव पाषाण कालीन जो स्थल मिले हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम का जो एरिया है आप मानचित्र में देख रहे हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में कौन कौन से नव पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। तो सबसे पहले है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, मेहरगढ़। इसके पास ही सरायकोला, यहाँ सरायकोला जो कि स्वात घाटी पाकिस्तान में है। यहाँ है क्वेटा घाटी है। क्वेटा घाटी के आसपास बहुत से स्थल मिले हैं नव पाषाण कालीन, जिनमें दम सादात, कली गुल मोहम्मद,
डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, गुलेर इत्यादि प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल देखने को हमें मिलते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें विद्यार्थियों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास पढ़ते हैं। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को भी सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब हम भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं मैप में बुर्ज होम, गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल जो कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं। ये प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है भारत के, जो कि उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। वहीं हम मध्य भारत की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ कोल्डी हवा पास में ये एक चौपानी मांडो नामक जगह है। महगढ़ा, यह मेहरगढ़ लिखा हुआ है, यहाँ महगढ़ा या महग्रहा होगा, महगढ़ा, मिर्जापुर, ये जो सारे स्थल है ये उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं। वहीं बिहार की बात करें, ये जो बिहार है, बिहार का एरिया, यहाँ पर चिरांद नामक जगह है, चेचर है, चिरांद है, ताराडीह है, ये नवपाषाणकालीन स्थल हमें बिहार से मिले हैं। वहीं पूर्वी भारत की ओर बढ़े तो पूर्वी भारत में विद्यार्थियों असम से बहुत से नवपाषाणकालीन स्थल हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें है सरतरु, माराकडोला और ये महत्वपूर्ण एक और पाषाणकालीन स्थल है जो कि असम से मिला है, वो है दाओजली हैंडिंग, तथा जो मेघालय की गारो पहाड़ियां हैं वहाँ से भी हमें बहुत से नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं उड़ीसा की बात करें तो यहाँ बरडी है और कुचाई नामक नवपाषाणकालीन स्थल हमें देखने को मिलते हैं। अब हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में बहुत से नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं जहां से हमें नवपाषाण युग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले हम कर्नाटक वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों, कर्नाटक से बहुत ही बड़ी संख्या में नवपाषाणकालीन स्थल मिले हैं, जिनमें मास्की है, कोडेकाल है, संगनकलू है, तथा ब्रह्मगिरी है, टी नरसिंहपुर है, पिकलीहल है, टेकलकोटा है, कुपगल है। ये जो सारे स्थल है ये हमें कर्नाटक में मिलते हैं। मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, संगनकुलू, पिकलीहल, टेकलकोटा, पी नरसिंहपुर, कूपगल, बुद्धिहाल इत्यादि जो स्थल है वो कर्नाटक से मिले हैं और ये जो स्थल है नवपाषाण काल के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश से उतनूर, नागार्जुन कोंडा, पल्लवाई, ये जो है पल्लवाई, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, ये सारे स्थल आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वहीं हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से भी एक नवपाषाणकालीन स्थल मिला है, वो है पेयमपल्ली। पेयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु का नवपाषाणकालीन स्थल है। तो विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कौन सा जो स्थल है, जैसे बुर्ज होम है वो किस राज्य में स्थित है, नवपाषाणकालीन बुर्ज होम किस राज्य में स्थित है, चिरांद किस राज्य में स्थित है। तो हमें इन स्थलों की अवस्थिति को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है तथा इनको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे बुर्ज होम कश्मीर में है, गुफखराल कश्मीर में है, चिरांद बिहार में है, तो ये जो इनकी अवस्थिति कहाँ है ये चीज़ें हमें अपने दिमाग में सेट करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। विद्यार्थियों, कंपटीशन एग्जाम्स में आजकल फैक्ट्स बहुत पूछे जा रहे हैं, तो हमें कुछ फैक्ट्स अपने दिमाग में रखने होंगे। विद्यार्थियों, ये जो फैक्ट्स है हर तरह के कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में जो है नवपाषाणकालीन उपकरण है वो कहाँ से मिले या किसने सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन उपकरणों की है वो खोज की। तो विद्यार्थियों, जो ली मैसूरियर नामक एक हुए हैं
इतिहासकार या पुरातत्वविद, जिन्होंने 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी क्षेत्र में, टोंस नदी घाटी क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से नवपाषाणकालीन उपकरण खोजे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने टोंस नदी घाटी में नवपाषाण काल के कुछ उपकरण हैं वो खोजे। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो 1872 ईस्वी में विलियम फ्रेजर ने दक्षिण भारत के बेल्लारी क्षेत्र जो कि कर्नाटक में है, बेल्लारी क्षेत्र से अनेक नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए और जो बेल्लारी है उसको दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र बिंदु घोषित किया। फ्रेजर ने किस क्षेत्र को दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र बिंदु घोषित किया? तो वह है बेल्लारी। नेक्स्ट है मेहरगढ़। विद्यार्थियों, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। मेहरगढ़ जो है क्षेत्र है उसको बलूचिस्तान की रोटी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर अनेक फसलों की कृषि करने के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है उसके साक्ष्य हमें सर्वप्रथम मेहरगढ़ से मिले हैं। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये भी मेहरगढ़ है। आजकल एक और जो नवीन खोजें हुई है उनमें एक और स्थल की चर्चा होती है, वो है लहुरा देव। लहुरा देव जो कि यूपी का क्षेत्र है, लहुरा देव, वहाँ उसके बारे में भी बात की जाती है विद्यार्थियों कि जो लहुरा देव है यूपी का क्षेत्र है, वहाँ से भी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो कि लगभग 8-9 हजार ईस्वी पूर्व के हैं, जबकि जो मेहरगढ़ में जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 7 हजार ईस्वी पूर्व के हैं। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से मिले हैं, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर लहुरा देव बताया जा रहा है, जो कि हमें दिमाग में रखना है, हमें ध्यान में रखना है। लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो कि लगभग 9 हजार ईस्वी पूर्व के हैं। जो मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों, उनमें जो जिन जिन फसलों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं उनमें गेहूं, जौ, कपास, मटर, अंगूर, बेर, मसूर इत्यादि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तथा भैंस पालन का जो साक्ष्य है, भैंस पालन का सर्वप्रथम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से ही देखने को मिलता है। बुर्ज होम जो कि कश्मीर का एक नवपाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से घरता आवास होता है गड्ढे का घर, अर्थात जमीन में गड्ढा खोदकर जब मनुष्य रहता था तो उसको घरतावास कहा जाता था। घर यानी गड्ढा, आवास, गड्ढे में रहना। घरतावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। इसके साथ इसकी एक और विशेषता है कि कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का एकमात्र जो साक्ष्य है वो हमें विद्यार्थियों बुर्ज होम से मिला है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का एकमात्र साक्ष्य बुर्ज होम। वहीं गुफ कराल जो कि जम्मू कश्मीर का ही एक नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफ कराल का जो शाब्दिक अर्थ है वो कुमार की गुफा होता है। यहाँ से भी हमें घरतावास के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी की सुई मिली है, अमृत भांड के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं और हंसिया भी मिली है। तो विद्यार्थियों, जो हंसिया है वो सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिली? गुफ कराल से ही मिली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोल्डी हवा महत्वपूर्ण स्थान है। कोल्डी हवा जहाँ से धान अर्थात चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हमें कोल्डी हवा से, जो कि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व का है। कोल्डी हवा से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में स्थित है कोल्डी हवा नवपाषाणकालीन स्थल। महत्वपूर्ण फैक्ट है विद्यार्थियों, याद रखना है। नेक्स्ट है महगढ़ा। महगढ़ा से पशुपालन का सर्वप्रथम स्पष्ट साक्ष्य हमें देखने को मिलता है महगढ़ा या महगरा से, जो कि एक यूपी का ही एक स्थल है, उत्तर प्रदेश का ही एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से विद्यार्थियों पशुओं का एक विशाल बाड़ा मिला है
जहाँ पर जो विशाल बाड़ा है पशु बांधने का, उसके 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं, 28 उसमें स्तंभ ग्रत अर्थात 28 खूंटे रोपे हुए हैं, खंबे रोपे हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ लगभग 20 से अधिक पशुओं को एक साथ बांधा जाता था। नेक्स्ट है चीरांद, महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। चीरांद बिहार का नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से जो पशुओं के सींगों से निर्मित प्रचुर हड्डी उपकरण हमें मिले हैं। पशुओं की हड्डियों से निर्मित प्रचुर मात्रा में उपकरण है वो चीरांद से मिलते हैं। और कौन से पशुओं की हड्डियों के, पशुओं की सींगों के हड्डियों के, तो हिरण के सींगों से बने हुए जो उपकरण है वो चीरांद से मिले हैं और प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोआजली हैंडिंग, जो कि असम का क्षेत्र है। दोआजली हैंडिंग, यहाँ से झूम की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। विद्यार्थियों नेक्स्ट जो बात करें पिकली हल कर्नाटक का क्षेत्र है विद्यार्थियों। और यहाँ से राख के ढेर हमें मिले हैं, राख के टीले मिले हैं। और ये जो राख के ढेर है ये पशुओं के गोबर के हैं विद्यार्थियों। यहाँ जो रहने वाला जो मानव था वो चरवाहे थे, मनुष्य चरवाहे थे, पशुओं को चराने वाले थे। और ये क्या करते थे, जब एक स्थान पर डेरा डाले हुए रहते थे, पशुओं को गौशाला जैसी संरचना में पशुओं को बांधते थे। और वहां से जब दूसरे स्थान पर जाना होता था तो ये जाते समय अगले सत्र के शिविर के लिए आग लगाकर उस एरिया को साफ करके जाते थे। तो वहां से ये राख के ढेर मिले हैं। उस एरिया को आग लगाने के कारण पशुओं के गोबर के जो राख के ढेर है वो पिकली हल से मिले हैं। पिकली हल के अलावा और भी कई स्थानों से पशुओं के ये जो गोबर के राख के ढेर मिले हैं। उनमें उतनूर है, कोडेकल है तथा कुपगल है, यहाँ से भी हमें राख के ढेर मिले हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो है वो पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है टेकलकोटा भी कर्नाटक का नवपाषाणकालीन स्थल है विद्यार्थियों। यहाँ से पत्थर के चौकोर मकानों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, अर्थात पत्थर से बने मकानों के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वो है टेकलकोटा कर्नाटक से। यहाँ से सोने का एक पेंडेंट भी मिला है, गले में पहनने का जो सोने का जो होता है पेंडेंट, वो भी देखने को मिला है। विद्यार्थियों दक्षिण भारत में उगाई गई जो पहली फसल थी वो रागी थी, मिलेट रागी। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो पाषाणिक समाधियां होती थी वो घरों में ही बनाई जाती थी। नागार्जुनकुंडा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से आवास के बाद समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं दक्षिण भारत से जो अन्य फसलें उगाई गई थी, जिन जिन फसलों को उगाया जाता था दक्षिण भारत में, उनमें काला चना, हरा चना, बाजरा, ज्वार इत्यादि फसलों के प्रमाण भी मिले हैं। तथा सुपारी का उत्पादन भी नवपाषाण काल में होता था, ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है। और ये जो सुपारी उत्पादन का साक्ष्य है वो वातगल आंध्र प्रदेश से मिला है विद्यार्थियों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन जो संस्कृति थी उसकी क्या क्या विशेषताएं रही। नवपाषाण काल के लोगों के जो मनुष्य का जो जीवन था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम औजारों की बात कर लेते हैं। औजार विद्यार्थियों जो औजार पाषाण के ही थे परंतु पहले से अधिक उन्नत हो गए। अब जो औजार बनाए जाते थे उनको एकदम घर्षण करके घिस करके चिकना बनाने तथा पॉलिश करने लगा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन था औजार बनाने में विद्यार्थियों कि अब औजारों को जो पत्थर जो होता था जिससे औजार बनाना होता था उसको अच्छे से घिसा जाता था, चिकना बनाया जाता था और उस पे पॉलिश की जाती थी, तीक्ष्ण औजार बनाए जाने लगे। तथा जो प्रमुख औजार मिले हैं इस काल के वो है पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर, ओखली, मुसल, सिलबट्टे, स्क्रैपर, पॉइंटर,
ये जो प्रमुख उपकरण मिले हैं नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरण थे। नेक्स्ट है निवास। निवास की बात करें इस काल के मनुष्य की, विद्यार्थियों पूर्व में हमने देखा था कि पूरा पाषाण या मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो प्राकृतिक कंदराओं में, गुफाओं में निवास करता था। लेकिन अब इस काल का जो मानव है उसने अपनी कुछ बुद्धि का कुछ इस्तेमाल किया और उन सब स्थानों को त्याग कर ये नदी तट तथा पहाड़ियों की समतल पीठों पर मकान बनाने लगा, मकान बनाने का प्रयास करने लगा। भवन निर्माण कला का जो प्रथम प्रयोग है वो नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है विद्यार्थियों। और चूंकि अब मनुष्य भवन निर्माण करने लगा, झोंपड़ियां बनाने लगा, तो वो स्थायी रूप से एक जगह पर निवास करने लगा। उसके बाद विद्यार्थियों निवास के अंतर्गत ही हम देखें तो विद्यार्थियों जो मनुष्य था वो झुंडों में मकान बनाने लगा, जो कि उनकी सामाजिकता और सामूहिक जीवन को प्रकट करते हैं। और चूंकि झुंडों में मकान बनाने लगा तो इसी काल में गांव या बस्ती का भी उदय हो गया। गांव या बस्ती का सर्वप्रथम उदय किस काल में देखने को मिलता है? तो नवपाषाण काल में, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बर्तन। इस काल के बर्तनों की बात करें विद्यार्थियों तो यह मिट्टी के बर्तन बनाना भी एक महत्वपूर्ण आविष्कार हो गया। क्यों? क्योंकि पहले के काल में जो बर्तन बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे, लेकिन अब चाक का आविष्कार हो गया। चाक से बर्तन बनाने लगा मनुष्य और अब जो बर्तन है वो अधिक सुंदर ढंग से बनाने लगा। बर्तन सादे और अलंकृत दोनों तरह के बनाता था मनुष्य। विद्यार्थियों चूंकि इस काल में पशुपालन तथा कृषि से मानव परिचित हो चुका था, तो इस कारण जो भोजन सामग्री थी, खाने की जो सामग्री थी, अनाज वगैरह था, उसमें वृद्धि हो गई थी और इसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता ने ही मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को जन्म दे दिया। और अनाज जमा करने हेतु मिट्टी के अन्नागार या गोदाम भी बनाए जाने लगे नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है उद्योग धंधे और व्यापार। उद्योग धंधे तथा व्यापार। विद्यार्थियों हमने देखा कि पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य का व्यवसाय था वो खाद्य संग्रह करना और शिकार करना था, अर्थात भोजन का संग्रह करना और शिकार करना था। शिकार करना प्रमुख व्यवसाय था। मध्य पाषाण काल में देखें तो पशुपालन और शिकार मनुष्य का व्यवसाय हो गया। नव पाषाण काल में विद्यार्थियों सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार क्या हुआ? कृषि की इस काल में शुरुआत हो गई। चूंकि मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा और उसने अब खेती करना शुरू कर दिया। शुरू में मनुष्य ने हाथ से खेती की, परंतु अंतिम दिनों में हल के लिए बैलों व घोड़ों का प्रयोग करने लगा। गाड़ी चलाने के लिए भी इन बैलों और घोड़ों का उपयोग मनुष्य ने किया। जो गाड़ियां होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। और विद्यार्थियों इसी में एक क्रांतिकारी और आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया। क्योंकि मनुष्य ने गाड़ियां बनाई थी तो गाड़ियां बनाने के लिए पहिए की आवश्यकता महसूस हुई और पहिए का जो आविष्कार है वो भी नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। अनाज काटने के लिए हंसिया का जो आविष्कार है, जो हंसिया होता है विद्यार्थियों, जैसे हम मारवाड़ी में दांतला बोलते हैं, जिसे अनाज काटते हैं, दांतली, दंताली, तो उसका जो आविष्कार है दांतले का वो भी नवपाषाण काल में ही हुआ था विद्यार्थियों। इस काल के व्यवसायों की बात करें तो बढ़ई, कुम्हार, बुनकर, रंगरेज आदि व्यवसाय भी शुरू हो गए। तथा पौधों के रेशों तथा पशुओं के बालों से वस्त्रों का निर्माण भी शुरू हो गया। वस्त्र बनाना भी मनुष्य ने सीख लिया और पेड़ पौधों के द्रवों तथा धातु रसों की सहायता से वस्त्रों की रंगाई करना भी मनुष्य ने शुरू कर दी। और व्यापार की भी नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई और ये जो व्यापार होता था वो वस्तुओं का परस्पर विनिमय करके किया जाता था। नेक्स्ट है भोजन। भोजन विद्यार्थियों इस काल का जो मानव था वो फल, फूल, मांस, अन्न इत्यादि पदार्थों, भोज्य पदार्थों का प्रयोग करता था। पेय पदार्थों में जो इसका जो प्रमुख था पेय पदार्थों में वो था दूध, और दूध से दही बनाने व घी निकालने की कला भी इस काल के मानव ने सीख ली। तथा आग जलाना तो मध्य पाषाण काल में ही सीख चुका था, पर आग का जो उपयोग है वो
व्यापक रूप से नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। आग का उपयोग नवपाषाण काल में ही व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, जो मनुष्य था, जो आदि मानव था, पत्थर टूटने या उनके आपसी रगड़ से निकलती हुई चिंगारियां, पेड़ों की डालों की रगड़ से आग लगने और जंगल की भयानक आग जब आदि मानव ने देखी और अचानक दावानल से जब उसने जले भुने जानवर का मांस खाया जिसका उसको स्वाद अच्छा लगा, और इसी अनुभव से पत्थर, जो कि चकमक पत्थर या लकड़ी की रगड़ से अग्नि पैदा करने और आग जलाना है, वो इस काल के मानव ने सीख लिया। और अग्नि की सहायता से आग का क्या उपयोग था इस काल के मानव का, तो आग की सहायता से मनुष्य शीतकाल में उष्णता उत्पन्न करता, शीतकाल में गर्मी के लिए, गर्माहट के लिए, और अंधकार में उसे जलाकर हिंसक पशुओं को मानव भगाता था। नेक्स्ट है मृतक संस्कार। विद्यार्थियों, इस काल में दफनाने की प्रथा है वो प्रमुखता थी। कब्रिस्तान थे, कहीं कहीं मकान अथवा मकान के समीप ही गाड़ने की प्रथा है वो प्रचलित थी, और जो शव गाड़ा जाता था उसके साथ उपयोगी वस्तुएं भी गाड़ी जाती थी शव के साथ। अनेक बस्तियों में शव को जलाने की प्रथा भी प्रचलित थी, और जो जलाने के बाद जो भस्मी बचती थी उस भस्मी को मिट्टी के बने हुए कलशों में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। समुदाय या सामाजिक जीवन की बात करें इस काल के मानव की, विद्यार्थियों, तो मनुष्य अब अनेक समुदायों, जातियों एवं वर्गों में बंटने लगा। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले समूहों के अलग अलग समुदाय बन गए, जैसे नदियों व झीलों के किनारे, वन, मैदान, पर्वत और रेगिस्तान के लोग। ये जो अलग अलग स्थानों पर रहने वाला मानव था, अलग अलग समूह बना लिए, अलग अलग रहने से अलग रहने की भावना इनमें जागृत हो गई, और रहन सहन तथा रीति रिवाजों में भी भिन्नता आ गई। वास्तव में जो जाति प्रथा का जो अंकुरण हमें देखने को मिलता है वो, विद्यार्थियों, नवपाषाण काल से ही शुरू हो जाता है। अर्थात जाति प्रथा का सर्वप्रथम अंकुरण नवपाषाण काल में ही देखने को मिलता है। अलग अलग व्यवसाय अपनाने से जो मानव था अलग अलग व्यवसाय अपनाने लगा, सब अलग अलग कार्य करने लगे। तो कोई कृषि करता, कोई शिकार करता, कोई पशुपालन करता, कोई व्यापार करता, कोई छोटे मोटे बड़े गिरी के काम हैं, जो भी कुछ कुम्हार, रंगरेज, बुनकर इत्यादि अलग अलग व्यवसाय अपनाने के कारण अनेक वर्ग एवं जातियां बनने लगी। अब हम इस काल के मानव के जो पारिवारिक जीवन है उसकी बात करें तो विद्यार्थियों, प्रारंभिक अवस्था में मानव की प्रारंभिक अवस्था में स्त्रियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी। खेती का कार्य, गेहूं पीसना, खाना बनाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि जो कार्य होते थे वो स्त्रियों के होते थे, विद्यार्थियों। और पुरुषों का जो मुख्य दायित्व था वो फसलों की रक्षा करना, शिकार करना, पशुपालन, औजार हथियार बनाना। लेकिन जब हल का आविष्कार हो गया, जुताई में पशुओं की सहायता से कृषि कार्य किया जाने लगा, तो स्त्रियों के लिए कृषि कार्य धीरे धीरे श्रम साध्य होने लग गया। अतः अब उन्हें अब केवल घरेलू कामों को संभालने की एक नई भूमिका है वो मिल गई। पशुपालन और खेती के व्यवसाय ने मानव को बड़े परिवार में रहने के लिए बाध्य कर दिया, अर्थात संयुक्त परिवार का जन्म हुआ। मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा और विवाह की जो नियमित प्रथा है उसका सूत्रपात भी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ होगा। कबीला जो होता था वो नवपाषाण कालीन लोगों की सामाजिक इकाई था। क्या था? कबीला नवपाषाण कालीन लोगों की सामाजिक इकाई था। कृषि कार्य करने से मनुष्य में समृद्धि की भावना आई और इससे व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ, और इसी के साथ कृषि और संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई मानव को, और मुखिया की भावना का है वो इसी में प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। धर्म, अंधविश्वास और अनुष्ठान की जो भावनाओं का बीजारोपण है वो भी मानव में इसी काल में हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। मृतकों की हड्डियां रखने के लिए अस्थि पात्रों तथा शव के ऊपर बनी समाधियों से ज्ञात होता है कि इस समय के लोग जीवन श्रृंखला और पुनर्जन्म में
विश्वास करते थे और अपने पितरों की पूजा भी किया करते थे। विद्यार्थियों, जो इस काल का जो मानव था वो मातृ शक्ति का उपासक था और मातृ देवता की मूर्तियां बनाता था तथा लिंग पूजा का जो विकास है वो भी संभवतः इसी काल में हुआ था तथा इस काल का जो मानव है वो पूजा अर्चना में दूध, मांस, अन्न आदि पदार्थ अर्पित करता था तथा बलि या कुर्बानी जो प्रथा है वो भी नवपाषाण काल में ही शुरू हुई। और ये जो बलि या कुर्बानी दी जाती थी ये पैदावार, समृद्धि और संपत्ति हेतु दी जाती थी, अर्थात पैदावार बढ़ाने, समृद्धि बढ़ाने या संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने देवताओं को खुश करने हेतु बलि दी जाती थी। नेक्स्ट है भाषा व कला। विभिन्न जातियों और समुदायों की बोलियां बढ़ने लगी और जीवन की आवश्यकताओं ने नित्य नए शब्दों को जन्म दिया और इस प्रकार भाषाओं का सूत्रपात हो गया, भाषाओं का भी विकास हो गया। और इस काल के मानव के कला के जो नमूने हैं वो विशेषकर मिट्टी के बर्तनों में देखने को मिलते हैं। इस काल का मानव मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाने लगा। रंगों का चुनाव, आकार की सजीवता और भावों का प्रत्यक्षीकरण, इन सब चीज़ों का सामंजस्य है वो हमें इस काल में प्राप्त होता है। कलात्मक क्षमता का परिचय न केवल मिट्टी के बर्तनों में अपितु आभूषणों के नमूनों में भी देखने को मिलता है तथा शिलाओं और पर्वत की कंदराओं की दीवारों पर आखेट तथा नृत्य के दृश्य भी इस काल के मानव ने चित्रित किए, अर्थात कंदरा चित्रकला में भी इस काल का मानव काफी आगे बढ़ गया था। इस काल की कंदरा चित्रकला के 4 प्रमुख केंद्र उपलब्ध होते हैं। महादेव पहाड़ियों में होशंगाबाद और पंचमढ़ी, रायगढ़ में सिंगनपुर और कबरा पहाड़, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में सोनघाटी और उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में मानिकपुर का क्षेत्र। इस काल के मनुष्य की चित्रकला के जो विषय थे उनकी बात करें तो पशु चित्रों की बाहुल्यता थी। पशुओं में हाथी, सिंह, तेंदुआ, चित्ता, सुअर, हिरण, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बकरी आदि पशुओं का चित्रण किया जाता था। आखेट चित्रण भी किया जाता था और युद्ध का चित्रण भी इस काल का मानव करता था। तो विद्यार्थियों, आज हमने नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन किया जिसके अंतर्गत हमने नवपाषाण काल शब्द, नवपाषाण काल की परिभाषा, नवपाषाण काल के भारत के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में चर्चा की, नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा की तथा नवपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात की। अब हम नवपाषाण काल को चित्रों में देख लेते हैं। एक बार नवपाषाण काल चित्रों में एक झलक देख लेते हैं इसकी। नवपाषाण युग का मनुष्य, इसके जो नवपाषाण काल की जो विशेषताएं हैं उनको चित्रों में देख लेते हैं ताकि हमें ये हमारे दिमाग में सेट हो जाए इस काल की विशेषताओं के बारे में। इस काल, पहले चित्र में हम देख रहे हैं इस काल का जो मानव है ये खेती कर रहा है, खेतों में जा रहा है तथा मिट्टी के बर्तन भी बना रहा है, झोंपड़ियां भी बनी हुई है पीछे, पशुओं को अपने साथ ले जा रहा है खेतों में, पशुपालन भी कर रहा है तथा आग जलाना भी, पत्थरों की शायद 2 पत्थर के टुकड़े लिए हैं, आग जला रहा है। यहाँ ये झोंपड़ियां भी बनाने लगे थे और ये झोंपड़ियां समूह में बनी, अर्थात गांवों का भी विकास हो गया था नवपाषाण काल में। ये मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं और ये चाक पे बनाए जा रहे हैं। तो चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू हुआ? नवपाषाण काल में। इस काल के औजारों की बात करें तो इस चित्र में आप देख रहे हैं पॉलिश युक्त एकदम चमकदार औजार हैं तथा इनको घिसकर बनाया गया है। इस दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं हंसिया है, कुल्हाड़ी है जिसके हत्था लगा हुआ है, सुई बनाई गई है हड्डी की, यह सिलबट्टा है पत्थर का, मृद भांड भी बनाने लगा इस काल का मानव। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये हड्डियों से बने हुए कुछ औजार है जो कि हमें चीरान से प्रचुर मात्रा में मिले हैं, नवपाषाण काल के हड्डियों से निर्मित औजार। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको नवपाषाण काल का ये जो आज का टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।